गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो तो बच्चों, आज हम हिंदी विषय में मेरे पिताजी ये पूरक पठन देखने वाले हैं। उनके लेखक हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। उनका परिचय हम लोग पहले देख लेते हैं। ओके, उनका जन्म जो है वो है 27 नवंबर 1907 प्रतापगढ़ में हुआ है और मृत्यु जो है वो है 18 जनवरी 2003। उनका परिचय जो है, हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। मधुशाला उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है जिसने लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो है मधुशाला, मधुकलश, निशा नियंत्रण, एकांत संगीत, आकुल, अंतर, खादी के फूल, हलाहल, धार के इधर उधर आदि कविता संग्रह। क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, दहशतवार से सोपान तक, आत्मकथा के 4 खंड में। देखो तो बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी हमें इस पाठ में ये बता रहे हैं कि अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तिमत्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्यनिष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश के समाज में एवं परिवर्तनों का बड़े प्रभावी ढंग से चित्रण इस पाठ में किया गया है। अब हम गद्य संबंधी थोड़ा देखते हैं। आत्मकथा हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा है। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा स्मृतियों के आधार पर लिखता है। निष्पक्षता आत्मकथा का आवश्यक पक्ष है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्यनिष्ठता आदि गुणों के साथ साथ देश काल परिस्थिति एवं स्वयं में आए संस्कारों एवं परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित इस पाठ में किया गया है। देखो तो मेरे पिताजी इस पाठ में समय की पाबंदी पर विशेष बोला गया है। समय की पाबंदी अर्थात समय पर या समय से पहले ही किसी काम को पूरा कर देना। समय का पाबंद होना, किसी व्यक्ति किसी काम को पूरा कर देना। समय का पाबंद होना किसी व्यक्ति की वह विशेषता है जो उसे प्रत्येक कार्य को समय पर पूरा करने की प्रेरणा देती है। यह विशेषता सफलता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। समय का पाबंद व्यक्ति अनुशासित जीवन जीता है। यह गुण व्यक्ति को सफलता के उच्च शिखर पर ले जाता है। विद्यार्थियों के लिए समय का पाबंद होना अति आवश्यक है। यह अवस्था आदत निर्माण की अवस्था है। इस समय यदि समय पर काम करने की आदत हो जाएगी तो विद्यार्थियों को भविष्य में अपने लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत सहायक होगी। देखो बच्चों, इस पाठ में क्या दिया है यह देखते हैं। पायनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी थी। देखो लेखक क्या कहते हैं कि उनके पिताजी को समय की पाबंदी, उसके बाद उनका शुद्ध स्वच्छ लिखावट, उसके बाद सही साफ हिसाब किताब रखने की उनकी अच्छी आदत, उनको विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी थी। निश्चल यानी स्थिर, विशिष्टता यानी विशेषता। काम खत्म कर वे सहयोगी क्लर्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते थे। देखो तो यहाँ पे लेखक हमें बता रहे हैं कि लेखक के पिताजी जो है वो उनका खुद का काम भी करते थे। वो उनका काम पूरा करके उनके सहयोगी जो क्लर्क लोग हैं उनका भी पिछड़ा काम अपने मेज पर रख लेते थे और दफ्तर बंद होने के बाद भी कई घंटों तक वो काम करते रहते थे। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकारियों में दोनों के
प्रिय बन गए। इसीलिए उनका काम जो है वो इतना अच्छा था, इसीलिए वो अपने सहयोगियों में और अधिकारियों में सबके प्रिय बन गए थे। घर से दफ्तर 4 मील होगा। घर से जो उनका दफ्तर है वो 4 मील का था। कुछ काम भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है। ज़्यादा की तरफ वे पैदल ही आते जाते। शायद पैसे बचाने के गरज से साइकिल न उन्होंने खरीदी न उसकी सवारी की। यहाँ पे लेखक हमें बता रहे हैं कि जो उनके पिताजी हैं उनका दफ्तर जाने के लिए जो अंतर होता था वो था 4 मील का। वो कभी साइकिल पर नहीं गए दफ्तर, क्यों? और कभी इतर साधन से भी वो दफ्तर नहीं गए। वो हमेशा पैदल ही जाते थे। शायद उनको पैसे बचाने की गरज थी, इसलिए वो पैदल ही दफ्तर जाते थे। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में एक काला जूता, ढीला पजामा, अचकन जो उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फबती थी, और दुपल्ली टोपी। देखो तो उनके पिताजी ने दफ्तर के लिए एक पोशाक अपनाया था जो कि है उसमें एक काला जूता, ढीला पजामा, अचकन जो उनके लंबे शरीर के इकहरे शरीर पर खूब फबती थी, और उसके साथ ही दुपल्ली टोपी थी। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलबंद उनके गले में पड़ा रहता था। गुलबंद यानी क्या? मफलर। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। जब वो दफ्तर से बाहर जाते थे, यानी उनके निजी काम के लिए वो जाते थे, तब वो धोती और उस धोती पर बंद गले का कोट वो पहनते थे। सिर पर फेल्ट कैप जो उन दिनों विलायत से आती थी और काफ़ी महंगी होती थी। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में ज़रूर होता था। यहाँ पे लेखक हमें बता रहे हैं कि उनके पिताजी जब बाहर निकलते थे, बाहर जाने के लिए निकलते थे, तब उनके हाथ में छाता रहता ही रहता था। मौसम साफ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे। वो मौसम साफ हो और रात के समय में वो अपने हाथ में छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत। वो तो छड़ी लेके चलते थे, लेकिन वो भी पतली नहीं लेते थे। बड़ी अच्छी और मोटी मजबूत वो छड़ी अपने साथ रखते थे। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी। लेखक कह रहे हैं कि जो लंबी लाठी है वो उनके घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी ज़रूर ली होगी। वो उनके पिताजी के बारे में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि काठी चलाने की जो तालीम है वो उन्होंने कभी तो सीख ली होगी। मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। लेखक बता रहे थे कि उनको याद था कि शहर में हिंदू मुस्लिम दंगा चल रहा था। देखो तो बच्चों, यहाँ पे लेखक हमें बता रहे हैं कि उनके पिताजी जब बाहर निकलते थे तो उनके हाथ में छड़ी रहती ही रहती थी। एक दिन किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो रहा था। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। वो दंगा देखने के बाद उनके पिताजी जो है वो लेखक के पिताजी कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपने मोटे डंडा दाहिने हाथ के कंधे पर संभालते हुए उनकी तरफ चल बढ़े। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ।
वो उनके पास गए तो थे, लेकिन वो वहाँ पे उनको क्या कह रहे थे कि मैं यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। लड़ने को आता तो अपने साथ और को भी लाता। वो कहते थे कि मैं आपके साथ लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जब लड़ने के लिए आता तो मैं मेरे साथ और भी किसी लोगों को लाता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है। वो कह रहे कि वो जो उनके हाथ में डंडा है वो केवल सिर्फ आत्मरक्षा के लिए उनके साथ है। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। मैं यहाँ पे लड़ाई करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी किसी ने मुझे चुनौती दी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उनके चुनौती को मैं ज़रूर जवाब दे दूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। 4 ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई। वो कहते थे कि जो मर्द की लड़ाई होती है वो बराबर वालों में होती है, बराबर में होती है। किसी 4 ने एक जन को पीट दिया तो उसको लड़ाई नहीं कह सकते, उसे बहादुरी नहीं कह सकते। अकेले सिर फिरे की बात समझी जा सकती है। 4 आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए।